हमने अब तक देखा कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कैन आइदर बी रिटन इन बैलेंस्ड फॉर्म और अनबैलेंस्ड फॉर्म। तो पहले देखते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? जिन केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दोनों साइड अनइक्वल होते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि वी हैव अ नाइट्रोजन N2 एंड हाइड्रोजन गैस H2 एंड व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म अमोनिया NH3। ओके, so if we compare LHS with RHS, we are seeing that यहाँ पे नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, बट प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही एटम है। एंड यू आर सीइंग दैट हाइड्रोजन के जो रिएक्टेंट साइड है उसमें दो एटम है, बट प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के तीन एटम्स हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हाँ, as we have seen earlier that एरो के लेफ्ट साइड में जो भी कुछ लिखा होता है these all are reactants and एरो के राइट हैंड साइड में जो भी होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, in this case there are two reactants and one product in both the examples. Second example में magnesium when reacting with oxygen it form magnesium oxide। हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, इधर भी मैग्नीशियम का एक एटम है, बट ऑक्सीजन के इधर दो एटम्स है एंड प्रोडक्ट साइड में एक एटम है। तो इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ वी विल सी द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो in balanced chemical equation the number of atoms of each element are equal in both side of the arrow। Let us understand it by an example। तो हमने ऊपर वाला एग्जांपल लिया है, इधर N2 is reacting with hydrogen H2 and it is forming ammonia NH3। ठीक है, सो हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? दो एटम्स हैं, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं। ये H2 या वन मॉलिक्यूल एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए H2 के? 3 मॉलिक्यूल, बट एक H2 में कितने एटम है? दो एटम है। तो ओवरऑल कितने एटम्स हो गए? 3 टू जा 6 एटम्स हो गए। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड में देखो कि NH3 इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड कितने NH3 मॉलिक्यूल्स हैं? दो NH3 मॉलिक्यूल है। एक NH3 मॉलिक्यूल में एक N है और 3 H हैं। ठीक है, एंड जब हम दो NH3 मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारे पास कितने N हो जाएंगे? दो N एंड 6 H हो जाएंगे। इन दिस एग्जाम्पल द नंबर ऑफ एटम्स of nitrogen and hydrogen are equal in both side of the arrow। Okay, now the another question that may comes in your mind कि क्या ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो लिखा हुआ है क्या ये गलत है और ये सही है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सही है? तो द आंसर इज नो। हम अपनी इच्छा अनुसार हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। बट कहीं कहीं हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है और कहीं कहीं हमको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जब हमको अमाउंट का मैटर नहीं करता कि नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करना है, कितना अमोनिया बनेगा, देन उस समय हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, मतलब कि कितना नाइट्रोजन किसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कितना अमोनिया बनना है, देन वी आर रिक्वायर्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो नाउ वी विल सी कि हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो इसके दो मेथड हैं। तो वी हैव टू मेथड्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। पहला मेथड कौन सा है? हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा मेथड क्या है?
बाय फॉर्मिंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड बाय सॉल्विंग देम। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के। पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है बाय फॉर्मिंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और फिर उन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करके हम बैलेंस कर सकते हैं। दोनों मेथड के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे पहला मेथड फास्ट मेथड है, इसमें हम जल्दी किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ छोटी इक्वेशंस पर ही अप्लाई करेंगे तो ही हमको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो दूसरा मेथड हम बड़ी इक्वेशंस को बैलेंस करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक करके हम दोनों मेथड्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो हमारे पास ये एग्जांपल है जहाँ पे Fe is reacting with H2O and it is forming Fe3O4 and H2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट साइड है इधर Fe का एक एटम है, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड में Fe के 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं एंड हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड भी 2 एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 4 एटम्स हैं। तो इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहला हमारा स्टेप ये होगा कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, और ये ऐसे बॉक्सेस टाइप के बनाने हैं हर एलिमेंट और कंपाउंड के ऊपर। मैं बताऊंगा इसको क्यों बनाए हैं हमने बॉक्सेस। और हमको एक टेबल बनानी है इस तरीके की जिसमें एक साइड होगा एलिमेंट एंड LHS एंड RHS। LHS है राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो हम इसमें एलिमेंट में लिखेंगे जो जो हमको रिएक्शन में अपनी एलिमेंट्स गिवन है। क्या क्या गिवन है? Fe, H एंड O। पहला क्या है एलिमेंट अपना? Fe। दूसरा एलिमेंट है अपना H, और तीसरा एलिमेंट है अपना O। तो उसके बाद हम देखेंगे कि LHS साइड में Fe के कितने एटम्स हैं। यू नो there is only just one atom is there। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने एटम है? 2 एटम्स हैं। और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 एटम है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में Fe के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। नाउ हम देख रहे हैं कि Fe के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन अनबैलेंस है, क्योंकि Fe के लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है, राइट हैंड साइड में 3 एटम है। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं दोनों साइड। और ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है और राइट हैंड साइड में 4 एटम्स हैं। स्टेप 2। सेकेंड स्टेप ये है कि हम वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं, विच कैन बी आइदर इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमको देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। मतलब ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में 4 एटम है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे दोनों साइड ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। तो ऑक्सीजन को अपन कैसे बैलेंस करेंगे? इधर 4 हैं, इधर 1 है। तो यहाँ पे हम अगर इसकी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन? आंसर इज यस। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड कि हम H2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या किया हमने? हमको पता है कि ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 4 एटम चाहिए। तो H2 तो लिखा हुआ है, इसके आगे हम 4 लगा दें, ये भी तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए। ऐसा भी कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया देन इट विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। तभी मैंने यहाँ पे आपको बॉक्स बनवाई है। बॉक्स का मतलब है कि जब आप इसको नीचे बैलेंस करोगे इस इक्वेशन को, तो हमेशा आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इस बॉक्स के आगे ही लिखोगे। इस बॉक्स के अंदर या पीछे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू।
अब आप देखेंगे कि Fe के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है? एक एटम है, एंड राइट हैंड साइड में तीन एटम्स। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के देखिए, अब आप पहले कितने एटम्स थे? दो एटम्स थे। अब कितने हो गए हाइड्रोजन के? 4 टू जा 8, 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन। एंड इधर कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? दो एटम्स हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अभी तक कितने एटम्स हो गए? 4 एटम्स हो गए, ठीक है। एंड इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4 एटम्स। तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अब स्टेप 3 क्या होगा हमारा? तो हमारा थर्ड स्टेप भी सेकेंड स्टेप की तरह ही होगा। हम फिर देखेंगे कि सब कौन से एलिमेंट के एटम सबसे ज्यादा हैं। LHS और RHS किसी भी साइड हो, लेकिन ज्यादा होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के एटम्स LHS साइड में 8 है, विच इज मैक्सिमम। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। किसे बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 8 एटम है, एंड राइट हैंड साइड में कितने हैं? जस्ट 2 एटम्स। तो 8 बनाने के लिए क्या करें? इसको मल्टीप्लाई कर दे 4 से। इस हाइड्रोजन के आगे क्या लिख देंगे? 4, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्टेप 3 के बाद हमारे एलिमेंट्स के एटम्स कितने कितने दोनों साइड बचे। तो देखेंगे तो Fe के कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड? एक। प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 8। अब देखो प्रोडक्ट साइड कितने हो गए? 4 टू जा 8। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड 4, एंड प्रोडक्ट साइड भी 4, ठीक है। तो आफ्टर द 3 स्टेप्स हमको ये पता लग रहा है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों के एटम्स बैलेंस हो गए। अब बचा क्या? Fe। जो बचा अब उसको ही बैलेंस करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में Fe के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है। तो इसको एक को 3 बनाने के लिए क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है। ये हम फोर्थ स्टेप में करेंगे। तो इस स्टेप में अपन हमको क्या करना है? Fe के कितने एटम्स हैं? लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, राइट हैंड साइड में 3 एटम है। इसको बैलेंस करने के लिए वी विल राइट 3 इन फ्रंट ऑफ Fe। नाउ can you check the atoms of each element? So this is our balanced chemical equation. So हम एक बार दोबारा से इसको देखते हैं कि हमने इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया। तो हमारे पास एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2। स्टेप 1 में हमने क्या किया कि हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर हमने एक रेक्टेंगल टाइप का बना दिया। ये जो हमने बॉक्स बनाया ये हमने अपनी फैसिलिटी के लिए बनाया, ताकि हम ये ना भूल जाएं कि हमको बैलेंस करते वक्त इसके आगे ही कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले स्टेप में हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है वो हमने लिखी कि हमको कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन थे, LHS साइड में कितने कितने एटम्स थे उन एलिमेंट्स के, और राइट हैंड साइड में कितने एटम्स थे। फिर हमने स्टेप 2 में देखा कि हमको वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। तो हियर इट इज ऑक्सीजन। तो पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर थर्ड स्टेप इज जस्ट अ रिपीटिशन ऑफ सेकंड स्टेप। इसमें फिर हम देखेंगे कि किस एलिमेंट के एटम सबसे ज़्यादा हैं, उसको बैलेंस करेंगे पहले। तो इधर हाइड्रोजन के ज़्यादा हैं, तो इधर 8 था, इधर 2 था, तो हमने को इससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी हैव डन द सेम थिंग हियर, ओनली Fe इज रिमेन नाउ। तो हमको Fe को बैलेंस करना पड़ेगा। तो टू बैलेंस Fe हमने Fe के आगे कोफिशिएंट में 3 लिख दिया है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी गेट अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ द सेकंड मेथड इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। हमने जो पहले एग्जांपल लिया हम उसी एग्जांपल को लेके इस मेथड से सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि हम हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे
कोई भी एक कोफिशिएंट को एज्यूम करेंगे। कैसे करेंगे ये? अच्छा, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट इज नथिंग बट व्हाटएवर इज रिटन बिफोर दिस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। यहाँ पे जो भी लिखा रहता है उस उन सबको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, तो वी हैव एज्यूम्ड दैट Fe का कोफिशिएंट P है, H2O का कोफिशिएंट Q, Fe3O4 का कोफिशिएंट R and H2O का कोफिशिएंट S. We have to assume the coefficient of each reactant and product. तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया. So now we have to make equations. So how to make the equation? We have to make simultaneous linear equations by equating LHS with RHS. पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि हमको हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे कुछ कोफिशिएंट एज्यूम करना है. दूसरा स्टेप क्या है कि हमको एटम्स को इक्वेट करना है. क्या करना है? एटम्स को इक्वेट. वो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि Fe के इधर कितने एटम्स है? P एटम्स है. तो और राइट हैंड साइड में Fe के कितने एटम्स है? 3R एटम्स है. कितने एटम्स है? 3R. 3R कहाँ से आया? देखो, आप ये देखो कि ये Fe3O4 इज जस्ट अ सिंगल मोलिक्यूल. ये पूरा क्या है? एक मोलिक्यूल है. Fe3O4 क्या है? ये पूरा एक मोलिक्यूल है. एंड ये एक मोलिक्यूल में कितने Fe के एटम्स हैं? 3 एटम्स है एक मोलिक्यूल में. एक मोलिक्यूल में अगर 3 एटम्स हैं तो R नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? 3R. ऐसे समझो कि लेट्स सपोज यहाँ पे R की जगह 2 होता, तो एक मोलिक्यूल ऑफ Fe3O4 में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं. तो 2 मोलिक्यूल ऑफ Fe3O4 में कितने एटम्स होंगे? 2 into 3 एटम्स होंगे. लेट्स सपोज यहाँ पे 4 होता, तो क्या कैसा होता? एक मोलिक्यूल ऑफ Fe3O4 में कितने एटम्स हैं? Fe के 3 एटम्स हैं. तो 4 में कितने होंगे? 4 into 3, 12 एटम्स होंगे. तो ऐसे यहाँ पे जब R आ गया, R नंबर ऑफ Fe3O4 है, कितने एटम्स होंगे Fe के? R नंबर ऑफ Fe3O4 molecules में R into 3 which is 3R. समझ में आ गया? So this is how we get P equals to 3R. This is our first equation by comparing number of atoms of Fe in LHS and RHS. अब दूसरा देखते हैं कि atoms of H in LHS. लेफ्ट हैंड साइड में H के कितने एटम्स हैं? 2Q एटम्स है. कितने एटम्स हैं? 2Q which is equal to H. H के राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं? 2S एटम्स हैं. तो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. ऐसी हम O को कंपेयर करेंगे तो कैसे क्या पाएंगे? O के LHS में कितने एटम्स हैं? ओनली Q एटम्स है. Q नंबर ऑफ एटम्स. अच्छा, ये समझ में आता है ना कि Q Q क्यों लिख रहा हूं मैं? यहाँ पे देखो कि ये H2O इज अ वन मॉलिक्यूल. ये क्या है? ओनली वन मॉलिक्यूल. अब एक मॉलिक्यूल अगर H2O का है तो उसमें कितने एटम्स हैं? एक ऑक्सीजन एटम है. लेकिन Q नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे तो कितने एटम्स होंगे? Q एटम्स होंगे. सिंपल. तो Q इक्वल्स टू, इधर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? देखो 4R. समझ में आ रहा है ना? 4R कहाँ से आया? दोबारा से देखो इसको. एक Fe3O4 में कितने एटम्स है ऑक्सीजन के? 4 एटम्स हैं. एक F3O4 में कितने एटम है? 4 ऑक्सीजन एटम्स. अगर एक Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन एटम है तो R नंबर ऑफ Fe3O4 में कितने एटम्स होंगे? R इंटू 4 ऑक्सीजन एटम्स. समझ में आ गया? तो दिस इज हाउ वी गेट Q इक्वल्स टू 4R.
तो स्टेप 3 क्या है? वी नीड टू सोल्व दीज इक्वेशंस, हमको ये सारी इक्वेशन सोल्व करनी है बाय पुटिंग एनी कोफिशिएंट ऑफ योर चॉइस और न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि हमको इनमें से किसी भी पी क्यू आर या एस में किसी भी एक कोफिशिएंट को अपने मनपसंद का कोई भी कोफिशिएंट बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बाकी जो भी अदर कोफिशिएंट निकलेंगे दैट विल बी आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन में लेट्स सपोज वी हैव पुट आइदर q इक्वल्स टू 1, हमने पी क्यू को 1 मान लिया, तो सेकंड इक्वेशन में अगर q 1 है तो एस यू क्या होगा? 1 होगा। देन s इज ऑल्सो 1। अगर s 1 है एंड q भी 1 है तो थर्ड इक्वेशन से देखो r कितना होगा? r विल बी 1/4। अगर r 1/4 होगा तो p कितना होगा? p विल बी 3/4। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन थी PFE plus QS2O gives RFE3O4 plus SS2O, and we are getting all the values of P, Q, R and S। जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3/4 Fe plus 1 S2O gives 1/4 Fe3O4 plus 1 H2। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप बोलोगे कि भैया इन द फर्स्ट मेथड वी वर गेटिंग समथिंग एल्स नॉट इन फ्रैक्शन, so is both are same? So my answer is yes, both are balanced chemical equation। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ आपको फ्रैक्शन में कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो उसका कोई इतना झंझट नहीं पालना है। इसमें सिंपल आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी 3/4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/4। अगर हम इस रिएक्शन की मल्टीप्लाई 4 से करवा देंगे देन क्या होगा? यहाँ पे 3 4 से 4 कट जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O gives 1Fe3O4 प्लस 4H2। लेकिन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, बोथ आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो इट डज नॉट मैटर कि आपको कोफिशिएंट फ्रैक्शन में आ रहे हैं या होल नंबर आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। ठीक है, तो एक बार इस मेथड को हम जल्दी से दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन था, उस इक्वेशन में हमने सबसे पहले एज्यूम किया हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स को। उसके बाद हमने हर एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर किया और इक्वेशंस बनाई। तो इक्वेशन बनाने के बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या किया कि किसी भी एक कोफिशिएंट को अपना मन पसंदीदा नंबर दे दिया और उसके अकॉर्डिंग बाकी जो भी कोफिशिएंट्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी अवर आंसर। उसको हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा एंड दैट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ, अगर उसको होल नंबर की फॉर्म में लिखा ना देन वी विल मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन विद अ सुटेबल नंबर, किसी एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके वो अपना होल नंबर की फॉर्म में वो बैलेंस हो जाएगी। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया आज। हमने देखा कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड होते हैं, पहला हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाओ और सोल्व करो। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते थे? हम पहले सारे एलिमेंट्स के एटम्स को लिखेंगे, एलएचएस में कितने हैं और आरएचएस में कितने हैं, और बैलेंस करेंगे उनको एक एक करके। फिर दूसरा मेथड था हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं? हम एज्यूम कर लेते हैं पहले ही सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स को, फिर उसके बाद हम उनके एटम्स को कंपेयर करके
इक्वेशंस बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद हम किसी भी एक कोफिशिएंट को अपना मन पसंदीदा नंबर दे देते हैं, लेट्स सपोज 1 ही देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम सारे कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर लेते हैं एंड दैट विल बी आवर आंसर। So thanks for watching this video.